हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फलस्क क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, मान लो आप बाहुबली हो, ठीक है। आपसे कहा गया इस बोर्ड पर तीर मारने के लिए। तो आपने पहला तीर मारा, दूसरा तीर मारा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसी तरह से इस सतह पर आपने जितने भी तीर मारे हैं, ठीक है, उनकी संख्या को ही विद्युत फलस्क कहते हैं। उसी तरह का कुछ परिभाषा है, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फलस्क कहते हैं। मतलब इस सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेंगी, उन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फलस्क कहते हैं। समझ में आ गया। विद्युत फलस्क को फाई से दर्शाया जाता है। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, यह फाई का है, ठीक है। यह अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है तथा इसका विमीय सूत्र ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। दोस्तों, इस सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी और इस सतह का विद्युत फलस्क कितना होगा, उसको पता करने के लिए हमको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो आइए उस सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। माना कि छोटे से क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फलस्क d फाई है। अर्थात यहाँ पे जो आपको चित्र में सतह दिखाई दे रहा है, उस पूरे सतह का क्षेत्रफल a से, तो इस पूरे से सतह में से हम लोगों ने छोटा सा एक टुकड़ा काट लिया है, ठीक है। यानी कि छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए ds, ठीक है। और इस ds सतह से गुजरने वाला फलस्क क्या है, d फाई है। जाहिर सी बात है, छोटा सा सतह है तो उससे गुजरने वाला जो फलस्क होगा वो भी कम होगा, यानी कि छोटा होगा। दोस्तों, अगर कोई मान को छोटा दिखाना है तो उसके पहले आपको बस d लगा देना है, ठीक है। जैसे अगर ये पूरा सतह का क्षेत्रफल a से, तो हम इस छोटे सतह का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं, तो इसके पहले s के पहले d लगा देना है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और इस छोटे से सतह पर एक हम लोग क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं जो इस सतह के बिल्कुल लंबवत होता है, वो ds वेक्टर है, ठीक है। और इस सतह से गुजरने वाला यह विद्युत क्षेत्र है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखिए आगे। तथा क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण थीटा है। मतलब यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश है, जो इस सतह के लंबवत खींचा गया है, और इस सतह से गुजरने वाला ये विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। यहाँ तक का बात समझ में आ गया। आगे देखिए। दोस्तों, अगर इस छोटे से सतह से गुजरने वाला अगर हम लोग को विद्युत फलस्क का मान चाहिए, तो हमको क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E, इन दोनों को गुणा कर देना होगा। तो मालूम चल जाएगा कि इस छोटे से सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरा है, यानी कि इस छोटे से सतह का विद्युत फलस्क कितना है। वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है, कि d फाई बराबर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश को गुणा कर दिया गया है, और इन्हीं दोनों का गुणनफल इस छोटे से सतह का विद्युत फलस्क निकला है, ठीक है। आगे देखिए। दोस्तों, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, d फाई जैसा है उसको वैसा ही लिख दिया गया, ठीक है। और e डॉट ds को हम लोग eds cos थीटा लिख देंगे। समझ में आ गया। आगे देखिए। जिस प्रकार a डॉट b ab cos थीटा होता है, उसी तरह से e डॉट ds eds cos थीटा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए। दोस्तों, हम लोग इस छोटे से सतह का विद्युत फलस्क का मान निकालें, लेकिन अगर पूरे सतह S के लिए हमको चाहिए विद्युत फलस्क का मान, तो क्या करेंगे, इसको समझिए। दोस्तों, इस फुटबॉल को ध्यान से देखिए। इस फुटबॉल को छोटा छोटा हिस्सा जोड़ जोड़ करके पूरे फुटबॉल को बनाया गया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके पूरा फुटबॉल बना है, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे से हिस्से का अगर हम विद्युत फलस्क निकाल देंगे और इसी तरह से और भी टुकड़े का विद्युत फलस्क जब हम लोग जोड़ देंगे, तो पूरे इस फुटबॉल का विद्युत फलस्क निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कुछ इसमें काम हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिए। अब हम लोग इस छोटे से सतह के साथ साथ पूरे सतह का अगर हम लोग को चाहिए, तो ये जो मान आया है, ठीक है, ये छोटा सा विद्युत फलस्क का मान आया है। दोस्तों, इस छोटे से सतह का विद्युत फलस्क
निकालने के बाद पूरे सतह का निकालेंगे, ठीक है। जितना बड़ा ये सतह है उस सब का निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो समीकरण जो आया है उसको समाकलन कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस विद्युत फलक का क्या कर देंगे, समाकलन। दोस्तों समाकलन का ये चिन्ह इस की तरह होता है जो छोटे से मानों को जोड़ जोड़ करके बड़ा करता है, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूरे सतह से गुजरने वाला विद्युत फलक, तो आप जानते हैं कि छोटे से सतह के लिए तो निकाल ही चुके हैं और बड़े सतह के लिए निकालना है तो इसको समाकलन करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समाकलन लगा देंगे, लगा दिया गया, ठीक है। डी फाई है तो डी फाई, ठीक है। इसमें भी समाकलन करना पड़ेगा तो समाकलन का चिन्ह है, ये पूरा का मान यहाँ पे उतार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों समाकलन और ये डी एक दूसरे को हटा देते हैं यानी कि कट जाता है, तो केवल क्या बचेगा फाई, तो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से ये समाकलन उसी को बड़ा करेगा जो मान छोटा है, तो आप देख सकते हैं ये कि डी एस छोटा है उसी को ये बड़ा करेगा। इस समाकलन का प्रभाव ई पर और कॉस थीटा पर नहीं पड़ेगा, तो ई और कॉस थीटा को हम लोग समाकलन के पहले लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए तो इस समाकलन और डी हट गया तो केवल फाई उतर गया। ई पर और कॉस थीटा पर समाकलन का प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। और यह समाकलन डी एस के साथ जाकर के लग जाएगा, वही यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समाकलन और ये डी एक दूसरे को हटा देते हैं तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर एस, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सूत्र आया यानी कि एक हम लोग को व्यंजक प्राप्त हुआ, फाई बराबर ई और एस को गुणा कर देंगे तो ई एस और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, यानी कि एक हम लोग को सूत्र यहाँ मिल गया फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ठीक है। यही इस पूरे सतह से गुजरने वाले फलक का यानी कि विद्युत फलक का मान है, ठीक है। इस सूत्र से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी सतह के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है। यानी कि उस सतह का विद्युत फलक का मान कितना है। अलग अलग थीटा का मान रखने पर हम लोग को अलग अलग विद्युत फलक का मान आएगा अलग अलग सतहों के लिए, ठीक है। दोस्तों विद्युत फलक पर ही आधारित अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का इसमें अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार पीछे ले जाइए और फिर से स्टार्ट करिए और वहाँ से देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके और तब जा कर के आपको गॉस का प्रमेय समझ में आएगा। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे गॉस का प्रमेय। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस का प्रमेय बंद सतहों के लिए लागू होता है। इस चित्र में ध्यान से देखिए, एक बंद सतह एस है, तो इस बंद सतह के अंदर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक इस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यही है गॉस का प्रमेय। अब पढ़िए इसका स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फलक का मान उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फलक इस सतह के अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यही गॉस का प्रमेय है। अब हम लोग इस गॉस के प्रमेय में फाई बराबर Q/ε0 ये कैसे इतना आता है इसका प्रमाण हम लोग अब देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एक और बात, इसमें जो Q का मान है, ठीक है, तो यहाँ Q सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान है, ठीक है। यानी कि इस बंद सतह के अंदर जो कुल आवेश है वही यहाँ पर ये Q है। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एक बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। तो इसी सूत्र का अप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इस चित्र में देखिए बिंदु O पर एक आवेश Q है, तो इस O बिंदु से r दूरी पर एक स्थित बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होगा, यहाँ देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू
क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक सतह है S। ठीक है, तो इस सतह पर हम लोग एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, मतलब कि इस सतह पर कहीं से भी हम छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, मतलब आप इस सतह पर कहीं से काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सतह थोड़ा सा हिस्सा यानी कि अल्पांश काट लेते हैं। वो अल्पांश क्या है, ds है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि S सतह है, तो उसमें से छोटा सा हिस्सा अगर दिखाना है तो इस S के पहले क्या लगा देंगे, D लगा देंगे। ठीक है, तो ये सतह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इस छोटे से सतह ds पर एक क्षेत्रफल सदिश खींचा गया है ds वेक्टर, जो लंबवत होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर ये कोई सतह है, कोई क्षेत्रफल है, तो हम लोग को अगर इस पर क्षेत्रफल सदिश खींचना है तो लंबवत इस पर खींचेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ds एक छोटा सा अल्पांश से टुकड़ा है, तो उस पर अगर क्षेत्रफल सदिश खींचना है तो उसके लंबवत यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश खींचा गया है ds वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और अल्पांश ds के बीच का कोण जो है थीटा है। ठीक है, अब आइए इसी चीज़ को एक बार पढ़िए ध्यान से कि माना इस सतह पर एक छोटा सा अल्पांश यानी कि टुकड़ा ds है। इस S सतह पर एक छोटा सा अल्पांश हम लोग यहाँ काट लिए हैं ds। ठीक है, फिर देखिए आगे, तथा जिसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है। तो इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश क्या है, ds वेक्टर है। और विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। यानी कि विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो थीटा है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि छोटे से सतह से गुजरने वाला विद्युत फलक का मान भी छोटा ही होगा, और उसको हम लोग d फाई से दर्शाते हैं। आप विद्युत फलक में देख चुके हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि इस क्षेत्रफल ds से गुजरने वाले विद्युत फलक का मान d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक है, और अभी आप विद्युत फलक में पढ़े थे कि a डॉट b अगर दोनों सदिश में है तो उसको हम लोग लिखते हैं AB cos थीटा। ठीक है, उसी तरह से वेक्टर E डॉट ds है तो उसको हम लोग लिख देंगे EDS cos थीटा। ठीक है, यानी कि d फाई को उतना ही रहने दिया गया और वेक्टर E डॉट ds को लिख देंगे EDS cos थीटा। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में आप निकाले थे E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस E का मान को ले जा करके हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यानी कि E का मान इतना ले जा करके समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, तो देखिए, तो समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो E का मान हम लोग समीकरण 1 में देखे थे उसके स्थान पर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर इतना रख दिए हैं। ठीक है, तो d फाई जैसा है वैसा ही उतार दिए हैं और E का मान समीकरण 1 से रख दिए हैं। ठीक है, और ds cos थीटा जितना है अब भी ds cos थीटा उतना ही है। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, d फाई जैसा है उसको उतना ही लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए 1 में q से गुणा कर दिए, तो 1 में q से गुणा करने पर q हो जाएगा और नीचे जो 4πε0 है उसको रहने दिए। ठीक है, और ds cos थीटा और उसके नीचे आर स्क्वायर है, इसको हम लोग कोष्ठ के अंदर एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, तो अब d फाई बराबर हो गया q बटा 4πε0 ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर। इसके बाद से आगे देखिए दोस्तों, ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर इस ds अल्पांश के द्वारा O बिंदु पर बनाया गया घन कोण है और घन कोण को हम लोग d ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, और d ओमेगा यानी कि घन कोण का सूत्र होता है ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर होगा उसको हटा के हम लोग d ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, d फाई को वैसा ही रहने देंगे,
क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उतना ही रहने देंगे और इसको यहाँ से हटा करके हम लोग इसके स्थान पे ले जा करके डी ओमेगा रख देंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं दोस्तों। डी फाई जितना था उतना ही है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उतना ही रखा गया है। ठीक है, और डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के स्थान पर हम लोग डी ओमेगा रख देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए डी ओमेगा यहाँ लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए, यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि जहाँ डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर अर्थात अल्पांश डी एस द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण है, यानी कि इस अल्पांश डी एस ने बिंदु ओ पर इतना घन कोण बनाया है डी ओमेगा। ठीक है, तो उसी डी ओमेगा का मान है डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो यहाँ पर रखा गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग इस डी एस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन अगर हमको इस पूरे सतह का निकालना है कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा तो आप जानते हैं, और छोटा सा हिस्सा का हम लोग को विद्युत फ्लक्स पता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं समाकलन का। ठीक है, और यही समाकलन जब लगा देंगे तो इस पूरे सतह का विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अतः वन सतह एस में गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अर्थात इस पूरे सतह एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि छोटे से अल्पांश का पता है कि विद्युत फ्लक्स कितना है, उसी का हम समाकलन कर देंगे तो पूरे सतह का निकल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि फाई बराबर डी फाई का समाकलन किया गया। ठीक है, और दोस्तों इस समाकलन के अंदर जो आपको ये गोल भाग दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है कि ये बंद सतह के लिए है। तो दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि गॉस के प्रमेय जो है केवल बंद सतहों के लिए लागू होता है, इसलिए यहाँ पे जो समाकलन का जो चिन्ह आया है, ठीक है, उसके अंदर ये बंद सतह आपको देना होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया, फाई बराबर समाकलन डी फाई, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे देखिएगा, जहाँ डी फाई होगा उसको हटा करके हम लोग क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस डी फाई के स्थान पर इसको ले जा करके हम लोग रख देंगे, यानी कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो समाकलन जैसा था वैसा ही है, ये फाई जितना था उतना ही है। ठीक है, कि ये क्या गया इसमें कि डी फाई का मान उठा करके यहाँ रख दिया गया। ठीक है, अब चलिए इसके आगे समझते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि समाकलन उसी मान को बड़ा करता है जिसका मान छोटा होता है, यानी कि इसमें आपको छोटा सा मान कौन दिखाई दे रहा है, तो डी ओमेगा, क्योंकि आपको बताए थे कि अगर किसी लेटर के पहले डी लगाए तो उसका मान छोटा है। ठीक है, तो यह समाकलन जो है केवल डी ओमेगा पर लागू होगा, क्योंकि ये समाकलन सिर्फ इसी को जोड़ जोड़ करके पूरा बड़ा कर देगा। ठीक है, यानी कि यह समाकलन जो है क्यू पर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह मान छोटा नहीं है, इसके पहले डी नहीं लगा है, यानी कि ओमेगा का पहले डी लगा है, इसी को यह समाकलन बड़ा करेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग समाकलन के पहले लिख देंगे, समाकलन के बाहर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अर्थात इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देंगे और समाकलन किसके साथ जाके लगेगा, डी ओमेगा के साथ। तो इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब लिख देते हैं दोस्तों, यही बात यहाँ पे लिखा गया है, फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस समाकलन से बाहर कर दिए और यह समाकलन डी ओमेगा के साथ जा करके लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ समाकलन डी ओमेगा का अर्थ हुआ कि बिंदु ओ पर केवल डी एस सतह के लिए घन कोण डी ओमेगा था, लेकिन यह अब पूरे सतह के लिए है। ठीक है, यानी कि इस डी एस का समाकलन करते करते हम लोग तो इस पूरे सतह का घन कोण निकाल दिए। ठीक है, अर्थात हम लोग इसको समाकलन डी ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 4 पाई, एक डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि चूंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, तो आगे देखिए अब, तो जहाँ समाकलन डी ओमेगा होगा उसको हटा करके हम लोग 4 पाई लिख देंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया, ध्यान से देखिए, फाई जितना था उतना लिख दिया गया, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जितना था उतना लिखा गया, और इस पूरे के बदले हम लोग केवल क्या लिख देंगे, 4 पाई। तो इसको हटा दिए हैं और लिख दिए हैं 4 पाई।
ठीक है दोस्तों, अब इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्यू और नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट, अर्थात फाई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यही मान जो हम लोग गॉस के प्रमेय में शुरू में पढ़े थे, यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो एक बार वापस वीडियो को पीछे करके ले जाके पुनः स्टार्ट करके देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।